जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिगार्डिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, और आज हम लोग पढ़ेंगे रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप। ये भी हमारे सिलेबस के अंदर हमारा मेंशन है। ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले हम देखेंगे ब्लड, और अगर हमारे पास लेक्चर में टाइम बच गया तो हम हेल्थ केयर और जूनोटिक डिजीज को भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब ये टॉपिक इतना इजी है और इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट ईयर आया है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब 2023 से 2021 में भी क्वेश्चन आया है और 2015 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो टॉपिक तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा टॉपिक ब्लड से, कि एक ब्लड क्या होता है हमारा। तो कोई भी अगर आपसे ब्लड पूछे या ब्लड के रिगार्डिंग आपसे कोई एमसीक्यू पूछे तो याद रखिएगा, ब्लड एक टिश्यू होता है। टिश्यू के अंदर भी कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिंग टिश्यू होता है। टिश्यू के अलग अलग टाइप होते हैं, तो उसमें भी कौन सा होता है? कनेक्टिंग टिश्यू होता है। ब्लड हम सबको पता है किस फॉर्म में होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है। बहुत बेसिक चीज है। ब्लड का मेन काम क्या होता है हमारी बॉडी में? जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं और हमारी जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अगर ब्लड के बारे में आपसे कोई पूछे इसके पीएच की वैल्यू कितनी होती है, तो 7.4 होती है। 7.4 मतलब स्लाइटली बेसिक। हमने पीएच स्केल देखी है जिसमें एसिड और बेस के बारे में बताता है वो। तो 7.5 मतलब हमारा स्लाइटली बेसिक। अगर मैं पूछूं ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है, तो अगर जो नॉर्मल मैन है, अडल्ट मैन है, उसके अंदर ब्लड की क्वांटिटी होती है 5 to 6 लीटर। और अगर वुमेन की बात करूं तो यूजुअली उनमें ब्लड की क्वांटिटी कम रहती है, 4 to 5 लीटर। अगर एक हेल्दी पर्सन की बात की जाए तो बोला यह जाता है कि आपकी हेल्दी पर्सन की बॉडी में बॉडी वेट का 7 to 8% क्या होना चाहिए? ब्लड होना चाहिए। हेल्दी पर्सन की बात कर रहा हूं। अभी बात ये आती है कि ब्लड बनता कहाँ है। तो ये ब्लड बनता है मेसोडर्म लेयर ऑफ एम्ब्रियो। इसको समझना पड़ेगा हमारे को। क्या होता है? जो स्पर्म होता है, मैन का स्पर्म रहता है, ठीक है, और एग रहता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक सेल का नाम निर्माण करते हैं, इसको हम कहते हैं जाइगोट। ये फर्स्ट सेल ऑफ बॉडी होता है। ये जाइगोट क्या होता है? अलग अलग सेल्स में डिवाइड होता है। तो ये क्या बनाता है? एम्ब्रियो। तो याद रखिएगा, स्पर्म प्लस एग ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? फर्स्ट सेल ऑफ बॉडी, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के बाद क्या बनता है हमारा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर भी हमारी 3 लेयर होती है। जो मिडल वाली लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? मेसोडर्म। उस मेसोडर्म के अंदर ही क्या बनता है हमारा? ब्लड बनता है। अगर मैं, ये तो हो गई बिल्कुल जब बच्चा माँ के पेट में है। अगर जब बच्चा बड़ा हो गया, अर्ली एज की बात करूं, तो अर्ली एज के अंदर ब्लड सेल का जो फाउंडेशन होता है, जो बनता है, ओरिजिन होता है, वो कहाँ बनता है? योक सैक में बनता है। और अगर मैं बात करूं ब्लड का एडल्ट के अंदर, एडल्ट के अंदर ब्लड कहाँ बनता है? तो हमारे बनता है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो समझ गए ना आप? जैसे ये हमारा बोन हुआ, तो ये जो ऊपर रेड रेड कलर का होता है ना, ऊपर नीचे, ये हमारा होता है ब्लड, रेड बोन मैरो। और ये जो होता है, ये होता है येलो बोन मैरो। ऊपर वाला क्या होता है? रेड बोन मैरो, और नीचे वाला क्या होता है, और बीच वाला क्या होता है? येलो बोन मैरो। ब्लड की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ये बेसिक सा पॉइंट है, ये शायद ना भी पूछे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अडल्ट के अंदर ब्लड सेल कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो में होते हैं, ठीक है। बोन मैरो मतलब बोन के अंदर होता है। ये बोन बनाई है मैंने। बोन के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट है वो रेड ब्लड सेल, और बीच वाला क्या है? येलो। उसके बाद में अर्ली स्टेज की बात करूं तो कहां पे होता है? योक सैक में। अगला टॉपिक आता है कि ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं मेनली। कौन कौन से? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। सबके आप एक बार डायग्राम भी देख सकते हैं। डिटेल में हम एक एक को पढ़ेंगे। अब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी की ब्लड में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। 55% जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है? प्लाज्मा पाया जाता है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि प्लाज्मा के अंदर भी 90% जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी होती है वो किसकी होती है? वाटर की होती है। ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। कितना? 55%। उस 55% की बात करूं, इस 55% के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो वाटर पाया जाता है। ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा क्या? वाटर। बाकी जो 10% बचा वो क्या होता है? प्रोटीन होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन के अगर टाइप्स की बात करूं तो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं।
पहला क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पूछ जाता है। ये पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कौन सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो होता है एल्ब्यूलिन। सेकंड कौन सा होता है, ग्लोब्यूलिन्स। और तीसरा कौन सा होता है, फाइब्रोनोजेन। इनके काम देख लेते हैं। जो एल्ब्यूलिन मैंने बता दिया 60% मैक्सिमम होता है हमारा। क्या काम करता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना उसको मेंटेन करने का काम करता है। मतलब क्या कि ये बैलेंस बनाता है फ्लूइड का, किसके बीच में, ब्लड और टिश्यूज के बीच में। जो फ्लूइड का बैलेंस है वो बनाने का काम कौन करता है, एल्ब्यूलिन करता है। उसके अंदर मैं बात करूं ग्लोब्यूलिन्स की, तो ये 36% होता है प्लाज्मा प्रोटीन का। मेनली ग्लोब्यूलिन्स 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन। ब्लड से रिलेटेड मोस्ट ऑफ जो चीजें हैं ना वो सब क्या काम करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। तो ये अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन है, क्या करती है, लिपिड्स और विटामिन इनका ट्रांसपोर्ट करती है। लिपिड्स आप समझ गए, फैट्स, ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इनका ट्रांसपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ हार्मोन्स का। और इंपॉर्टेंट बात करूं, जो अल्फा है ना वो किसकी बात करता है, वो कॉपर का ट्रांसपोर्ट करता है। और बीटा जो है वो हमें किसका ट्रांसपोर्ट करता है, आयरन का। कभी कभी हम पूरा नाम नहीं देख के आपको सिंबल दे तो भी आप गैस कर लीजिएगा और सही टिक कर दीजिएगा आंसर का। गामा ग्लोबुलिन, इसको आप लगा दीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। गामा ग्लोबुलिन जो है ना, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये क्या करता है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज, हमारे जो इम्यून सिस्टम है ना उसके लिए सबसे ज्यादा काम जो करता है वो कौन सा करता है, गामा ग्लोबुलिन। लास्ट हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन बच गया वो कौन सा बच गया, फाइब्रोनोजन। ये कितना होता है, प्रोटीन का जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका 4%, सबसे मिनिमम ये होता है, इतना मिनिमम होता है ये किसके काम आता है, ये एसेंशियल होता है ब्लड क्लोटिंग के। अब आप सोचेंगे ब्लड क्लोटिंग के रिगार्डिंग तो हम प्लेटलेट्स पढ़ते हैं, दोनों चीजें जो होती है ब्लड क्लोटिंग के रिगार्डिंग काम आती है, एक फाइब्रोनोजन और एक प्लेटलेट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन प्रोटीन्स के रिगार्डिंग, जो सारे प्रोटीन्स है एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं लिवर के अंदर, इंपॉर्टेंट है। तो फिर गामा ग्लोबुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये हमारे लिम्फोसाइट के अंदर प्रोड्यूस होता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जो सारा प्लाज्मा है वो लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। प्लाज्मा का कलर जो होता है हमारा येलो होता है। ये येलो क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन। अब देखिए आप, ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं ना, ये प्लाज्मा का है, ये किस कलर का है, येलो कलर का है। वैसे तो हम सोचते हैं कि हमारा ब्लड रेड कलर का है, और ब्लड का ही ब्लड होता है हमारा प्लाज्मा, बट इसके अंदर देखते हैं हम प्लाज्मा का कलर कैसा है, येलो। और ये क्यों होता है, प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन। ये आगे पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम बोलते हैं कि सिर्फ ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, नहीं, ब्लड के अलावा प्लाज्मा जो है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको भी हम डोनेट करते हैं या रिसीव करते हैं। साथ ही साथ हमारा जो प्लेटलेट्स होती हैं वो भी किसकी कम हो जाती है तो भी वो भी ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सबका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो सिर्फ और सिर्फ कभी भी कोई भी जनरल नॉलेज का टॉपिक है कि अगर कोई भी बोले कि सिर्फ ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जी नहीं, ब्लड के अलावा प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, इनका भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब बात करते हैं हमारे रेड ब्लड सेल के रिगार्डिंग। मोस्ट ऑफ लोगों को इसके बारे में काफी चीजें पता होती है, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। रेड ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। इसका दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। प्लाज्मा हमने देखा था 55 से 60% था, तो ये 40 से 45% हमारे ब्लड के अंदर होता है। ये बाय कॉन्केव होता है। हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, हमारा मिरर वाला टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा होगा कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। तो ये बाय कॉन्केव होता है, मतलब कुछ इस टाइप का होता है। आप देख भी सकते हैं इसको, अगर मैं 3D में बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, बाय कॉन्केव दिखेगा। ये सारे आरबीसीज है, इसको आपको 3D में इमेजिन करना है। काम क्या करता है, वही ट्रांसपोर्ट करता है किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। मैं कह रहा हूं ना, ब्लड से रिलेटेड कुछ भी चीजें आए अगर उसके ऑब्जेक्टिव दिए हो स्टेटमेंट में तो याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट ही करता है। कहां प्रोड्यूस होता है ये रेड आरबीसी, हमारे बोन मेरो में। बोन मेरो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि बोन मेरो क्या होता है। आरबीसी का कोई लाइफ स्पैन पूछे तो याद रखिएगा 90 का 120 डेज। कहीं कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि 120 डेज, ऐसा नहीं है, 90 से 120 दिन के बीच में होता है। कभी ऑप्शन में आपको 100 भी दिख जाए तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसका एक रेंज है 90 से 120। ऐसा नहीं कि 120 दिन हुआ और खत्म हो गया, 90 या 120 दिन में बीच में कभी भी खत्म हो सकता है। जो हमारा आरबीसी होता है वो कौन से एनिमल्स में होता है, ये वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। आप सोचेंगे वर्टिब्रेट्स क्या होता है, वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, बैकबोन होती है जिनकी, ठीक है, जिनकी बैकबोन होती है ना उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। जिनकी बैकबोन नहीं होती उनको हम कहते हैं नॉन वर्टिब्रेट्स।
जो मनुष्य है, जो ह्यूमंस है, वो भी किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो जो हम मैमल्स हैं, ह्यूमंस, मैमल्स वो होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, उनको हम क्या कहते हैं, मैमल्स। हु गिव बर्थ टू यंग वंस, उनको हम कहते हैं मैमल्स। तो मैमल्स किसका पार्ट है, वर्टिब्रेट्स का। तो इन मैमल्स के अंदर आरबीसी तो होता है कंफर्म है, बट इनकी आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है ना, वो प्रेजेंट नहीं होता। जैसे ये आरबीसी है, तो आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस है ये एब्सेंट रहता है। क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। किसमें, मैमल्स में। मतलब जो हम मैं बात करूं, मैमल्स के अंदर कौन आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, टाइगर आते हैं, लायन आते हैं, जिनकी भी रीढ़ की हड्डी आप जानवर या इंसान की देखें, वो सब किस में आते हैं, हमारे वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स का एक टाइप क्या होता है, मैमल। बट इंपॉर्टेंट यहां पे ये आता है कि इसमें एक्सेप्शन कौन से हैं, जो कैमल और लामास, ये जो दो एनिमल्स होते हैं, दोनों के, आप कैमल्स को तो आप जानते हैं, लामास भी हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता। आप गूगल करके इसकी इमेज देख सकते हैं, गधे जैसा दिखता है ये लामास, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये एक्सेप्शन है, इनके अंदर जो आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियर पाया जाता है। तो एक्सेप्शन हमको याद रखने हैं। अभी हम देखते हैं डिसऑर्डर रिलेटेड टू रेड ब्लड सेल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। सबसे पहले एनीमिया, आपने बहुत सुना होगा, अभी हमारे इंडिया के अंदर एनीमिया से रिलेटेड मिशन भी चल रहे हैं, एनीमिया मुक्त भारत, जिसके अंदर हम 6x6x6 की स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, जिसके लिए हमने एक है ना पोषण ट्रैकर भी बनाया है, जिसमें माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है आरबीसी की, मतलब आरबीसी की जो काउंट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप देखिए, एक नॉर्मल पर्सन होता है, एक हेल्दी पर्सन होता है, उसका आरबीसी कुछ इस तरह का होता है, दिखने में कैसा लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, उसका कलर कैसा होता है, ऐसा हो जाता है, और नंबर्स भी क्या हो जाते हैं, उससे कम हो जाते हैं। इसी के अंदर एक और डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर जो आरबीसी का शेप होता है ना, वो सिकल जैसा हो जाता है। ये देखिए, शेप चेंज हो रहा है ना इसका। कैसे थे पहले, 3D गोल कॉनकेव शेप के थे, ये भी कॉनकेव शेप का, पर इस बार कॉनकेव नहीं दिख रहा, शेप भी बदल गया। ये क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया। आरबीसी की डेफिशिएंसी जब होती है ना, तब क्या होता है, ब्लड के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। रेस्पिरेशन सिस्टम होता है उस पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है, फटीग आने लगता है लोगों को नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर। सिकल सेल एनीमिया की बात करूं, ये भी सेम ये होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे आरबीसी होते हैं वो अब नॉर्मली शेप, मैंने आप लोग को दिखाए थे, जो बाय कॉनकेव होता है ना शेप, उससे चेंज होकर एक सिकल जैसे शेप के बन जाते हैं। इससे क्या होता है ना, इनका साइज बड़ा हो गया तो ये ब्लॉकेज कर लेते हैं, जिससे कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। और जो हमारा ब्लड का जो प्रेशर होता है उसका भी क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे आपको समझाऊं, कुछ इस तरह का होता है हमारा सिकल सेल, और यहां से हमारा ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड हमारा फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली इसका साइज यूं बढ़ा देते हैं, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो ऐसी गांठ जैसा बन जाता है। तो ये कैंसर का रूप ले लेता है हमारा, क्या, सिकल सेल एनीमिया। तो अभी काफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव चल रहे हैं। मेनली ये एनीमिया वाली जो बीमारी है ना, ये किस में देखी जाती है, ये देखी जाती है प्रेग्नेंट वुमेन्स में, या जो फीमेल्स होते हैं उनमें ये ज्यादातर देखी जाती है सिकल सेल एनीमिया। लास्ट जो डिजीज आती है हमारी रिगार्डिंग आरबीसी, वो आती है पॉलीसेथेमिया। इसका क्या होता है, इसके अंदर जो आरबीसी है ना वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी में जो हाइपरटेंशन जैसी चीजें होती है ना, वो उत्पन्न हो जाती है। पहला एनीमिया जिसके अंदर कम हो रहा था, सिकल सेल एनीमिया में जिसमें जो शेप है वो बदल रहा था, और पॉलीसेथिया में उसमें क्या होता है, आरबीसी की जो काउंट होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जो विटामिन B12 है ना, वो इसका सॉल्यूशन होता है। डॉक्टर को जब भी आपको रेड ब्लड सेल से इशू आता है ना, डॉक्टर आपको बोलता है विटामिन B12 लीजिए। लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था फूड एंड न्यूट्रिशन में, जिसमें हमने विटामिन पढ़े थे। तो विटामिन B12 मेनली किसके लिए होता है, आरबीसी के लिए होता है। दूसरा सजेशन डॉक्टर ये भी देते हैं, आपने सुना हो कि जब आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं हाई हाइट वाली भी जगह जाइए, जैसे हिमालयस जाइए। क्यों, वहां पे क्या होता है, जैसे हम ज्यादा हाइट वाली जगह पे जाते हैं ना, तो हमारा ऑक्सीजन हाइट पे कम हो जाता है। ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी वाली क्लास में भी डिस्कस करेंगे। बट हम जैसे ही हाइट पे जाते हैं तो हमारा ऑक्सीजन का काउंट कम हो जाता है, जिससे हमारे आरबीसी की वैल्यू है ना वो इंक्रीज हो जाती है। तो आप तो सिंपल याद कीजिए, विटामिन B12 या फिर ज्यादा हाइट वाली जगह है, वहां पे हाइट वाली जगह पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है और आरबीसी बढ़ जाता है। अगला आता है हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन हमारा। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये इसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, हमारा आयरन होता है, आयरन कंटेंट प्रोटीन होता है।
और हीमोग्लोबिन खुद कहाँ पाया जाता है, हमारे आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा, ये मेनली हमारे रेस्पिरेशन के लिए ही काम किया जाता है। ये हमारी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, लंग्स से, टिश्यूज में और ऑर्गन्स में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिटर्न करता है कहाँ पे, लंग्स में, ताकि वो बाहर निकल सके। मतलब जो मेनली ये पूरी जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये जो पूरी कहानी है, इसके लिए एक ही वर्ड यूज कीजिए, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली क्या चीज है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर नहीं दिया हो तो आपको क्या लिखना है, आरबीसी। अगर ऑप्शन में आरबीसी आता है तो आरबीसी पे टिक कीजिए, आरबीसी नहीं आता है तो हीमोग्लोबिन पे टिक कीजिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी का ही एक पार्ट होता है। नॉर्मल हम लोग जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हम हमारी बॉडी का हीमोग्लोबिन लेवल देखते हैं। तो जो हेल्दी पर्सन होता है उसको हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 14 to 16 ग्राम होना चाहिए पर 100 ml। अगर मैं वुमेन्स की बात करूं तो कितना होना चाहिए, 12 to 14। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये आ जाता है न्यूबॉर्न। हमको लगता है कि न्यूबॉर्न में हीमोग्लोबिन कम होना चाहिए, पर उल्टा है, क्योंकि न्यूबॉर्न जो होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है। आप देखिए मैन का कितना है, 14 से 16, और न्यूबॉर्न का कितना है, 14 to 24। ऐसा इसलिए होता है कि जो न्यूबॉर्न होता है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए उसका हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन कर पाता है। ये हीमोग्लोबिन से रिगार्डिंग वो है डिजीज है जो हम लास्ट प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, एनीमिया, ये हम चुप पढ़ चुके हैं। जब हमारा हीमोग्लोबिन कम हो, ज्यादा हो जाता है तो हमारे को हार्ट डिजीज हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। अगला हमारा आता है व्हाइट ब्लड सेल। याद है ना हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ब्लड पढ़ रहे हैं, ब्लड में हमने प्लाज्मा पढ़ लिया, आरबीसी पढ़ लिया, हम डब्ल्यूबीसी पे आ गए। व्हाइट ब्लड सेल का जो दूसरा नाम होता है वो ल्यूकोसाइट्स होता है। ये किसका पार्ट होता है, इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अब आया है ये कि इसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। आरबीसी में हमारा न्यूक्लियाई नहीं था, इसमें हमारा न्यूक्लियाई रहता है। अगर पूछूं व्हाइट ब्लड सेल कितने होते हैं हमारी बॉडी में, तो ये 5000 से 11000 तक रहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। इनका स्पान कितना रहता है, उनका हमने देखा था 90 से 120 डेज, इनका होता है 2 to 7 डेज। अगर मैं व्हाइट ब्लड सेल की टाइप्स की बात करूं तो ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ग्रेन्युलर, एक नॉन ग्रेन्युलर। डरने की बात नहीं है, ये मेनली हमारा कोई बायो का एग्जाम नहीं दे रहे, हमको जस्ट बेसिक सुपरफिशियली सब चीजें पता होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा हमारा। तो व्हाइट ब्लड सेल दो टाइप के हो गए, ग्रेन्युलर और नॉन ग्रेन्युलर। इसमें भी हम मैं देखूं तो हमारे तीन टाइप के हो गए, कौन सा, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। उसके बाद भी अगर मैं मोनोसाइट की बात करूं वो भी दो टाइप के हो गए, एक डेंड्रेटिक हो गया, एक मैक्रोफेजिस हो गया, और लिम्फोसाइट की बात करूं तो बी टाइप और टी टाइप, ये हो गए। अब हम देख लेते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल के कम और ज्यादा होने से बॉडी में क्या इंपैक्ट पड़ता है। दिखती सी बात है, व्हाइट ब्लड सेल का मेन काम क्या होता है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इसका मेन काम होता है, तो दिक्कत भी क्या आएगी, रिलेटेड इम्यूनिटी ही आएगी। तो ल्यूकोमीनिया, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है ना, ल्यूकोमीनिया के अंदर हमारा ल्यूकोमीनिया नहीं, ल्यूकोपेनिया। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा डब्ल्यूबीसी का काउंट होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। और ल्यूकोसाइटोसिस, इसके अंदर क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी है उसका काउंट क्या बढ़ जाता है। बढ़ने से और कम करने से क्या होता है, जब ये कम हो जाता है तो जो हमारा बोन मैरो डिसऑर्डर, ऐसी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है बिल्कुल गड़बड़ा जाता है जब हमारा व्हाइट ब्लड सेल का काउंट कम हो जाए। और अगर ज्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत है। उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर हमारे को बीमारी हो जाती है ल्यूकीमिया। ये इसी का ही सब पार्ट है, ल्यूकीमिया। इस ल्यूकीमिया के अंदर क्या हो जाता है, हमारे को ब्लड कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। अब ब्लड कैंसर क्यों होता है वो देख लेते हैं। जो हमारा डब्ल्यूबीसी है वो क्या करते हैं, ऑटो इम्यून का काम करते हैं। अब मान लो इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, 1 लाख 2 लाख ये बढ़ गई, तो हमारी बॉडी में ब्लड कैंसर हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है, हमारा सिस्टम ऑटो ट्रिगर हो रहा है, बार बार इम्यून होता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया है ना वो बढ़ने की बजाय, अब कम होने की बजाय बढ़ते रहते हैं। तो हमको एक हमारा ब्लड कैंसर जो होता है वो किससे रिलेटेड है, हमारे डब्ल्यूबीसी रिलेटेड है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी का काउंट है वो एकदम से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एक चीज और, कभी भी आप बायोलॉजी में ये पेनिया या सिस ये वर्ड देखे ना तो याद लीजिएगा, जब भी सिस लगाओ तो मतलब इंक्रीज हो जाती है कोई चीज, और पेनिया लगा हो तो चीज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये जब हम प्लेटलेट्स पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे। अगला टॉपिक आता है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सबसे ज्यादा हमने कब सुना है, जब हमारे को डेंगू होता है, तो हम भी पढ़ लेते हैं प्लेटलेट्स को।
डेंगू हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब हम जूनोटिक डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स क्यों काम आते हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग करने के काम आते हैं। जैसे कभी भी हमारे को कट लग जाता है या हमको चोट लग जाती है, तो अगर प्लेटलेट्स हमारी सही नहीं होंगी तो हमारी बॉडी से क्या होगा? ब्लीडिंग होती रहेगी। तो उन ब्लीडिंग को रोकने का काम कौन करता है? उसको क्लॉट कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं। साथ ही साथ वो उसको उस जगह को रिपेयर करने का काम भी करते हैं। तो प्लेटलेट्स क्यों जरूरी है? कि जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है उसको रोकना है, साथ ही साथ जो जगह कटा है उसको रिपेयर भी करना है। प्लेटलेट की साइज की बात करूं तो बहुत छोटे साइज के होते हैं। कितने? 2 to 3 माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻⁶, 0.00002। इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। याद रखने वाली बात यह है कि सिर्फ जो WBC है ना, इसके अंदर ही न्यूक्लियस होता है। बाकी RBC और प्लेटलेट्स, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। लाइफ स्पान अगर मैं बात करूं प्लेटलेट्स का तो कितना होता है? 7 to 10 डेज होता है। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट हेल्दी पर्सन का कितना माना जाता है? 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक ये हेल्दी प्लेटलेट्स काउंट है। अब डिसऑर्डर, सबसे पहले तो हमको यही पता है कि डेंगू के अंदर हमारे को रैशेस होने लग जाते हैं जब प्लेटलेट का काउंट हमारा 1,40,000 से कम हो जाए। उस कंडीशन के अंदर हमारे प्लेटलेट के रिगार्डिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें भी 2 कंडीशन, वही अब देखिए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, वही फेनिया आ गया मतलब कम, सिस लगा गया मतलब ज्यादा। ठीक है, तो लो प्लेटलेट्स कब होंगी? जब हमारा मतलब जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो 1,40,000 से कम हो जाएगा। 1,40,000 से हमारा कम हो जाएगा। और अगर 4.5 लाख से अगर ज्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे? थ्रोम्बोसिस। इसके अंदर क्या होता है? कम हो रहा है प्लेटलेट्स का तो ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रही, तो हमारी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाती है। ठीक है, हमारे जो जख्म है वो बढ़ते नहीं है, मतलब जख्म के बहुत कंटिन्यू लंबे टाइम तक जख्म रहते हैं, जख्म भी बढ़ते नहीं है, ब्लीडिंग भी कंटिन्यू रहती है। ये प्लेटलेट्स के कम होने के कारण होता है। और अगर ज़्यादा हो जाती है तो इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जिससे प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो ब्लड प्रेशर के इश्यूज आते हैं, हार्ट अटैक का चांसेस हो जाता है। ठीक है, यहां से हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है जो हमारे RSP के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो तक चल रहा था वो T20 चल रहा था, यहां से जो होता है वो असली टेस्ट में स्टार्ट होता है, ब्लड ग्रुप। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप है वो किस अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जाता है? तो एंटीजन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जाता है। कोई भी आपसे पहला बेसिक पॉइंट कि ब्लड ग्रुप को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, तो बेस्ड ऑन एंटीजन हम उसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी में एंटीजन प्रेजेंट है या उसमें एब्सेंट है, उस बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। ब्लड ग्रुप को मेनली मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक हम करते हैं ABO और एक हम करते हैं RH। ABO को डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कब किया था? 1901 में किया था। साथ ही साथ अगर मैं RH फैक्टर की बात करूं, इसको किसने डिस्कवर किया था? पर ये थोड़ा लेट हुआ था, वो 1901 में हुआ था या 1940 में हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, RS प्रीलिम्स में तो कभी नहीं पूछी जाएगी। ये RH फैक्टर जो है वो किसने डिस्कवर किया था? हमारा लैंडस्टीनर, वो तो थे ही जो ABO में। साथ ही साथ अलेक्जेंडर एस वीनियर, इन्होंने साथ में इसके डिस्कवर किया था। और ये किस पे डिस्कवर हुआ था? ये रिसस मंकी पे डिस्कवर हुआ था। ठीक है, इसलिए इसको RH कहते हैं। तो सबसे पहली बार किस पे हुआ था? ये मंकी पे हुआ था। मंकी का नाम क्या था? रिसस मंकी। ब्लड ग्रुप पे जाने से पहले हमको थोड़ा सा एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। एंटीजन क्या होता है? कभी भी हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आता है या फिर कोई हार्मफुल पार्टिकल आता है, तो सबसे पहले जो ट्रिगर करता है बॉडी को, वो कौन करता है? एंटीजन करता है। जो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने का काम करता है वो कौन करता है? एंटीजन करता है। फिर एंटीबॉडी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है? वाई शेप होता है। ठीक है, ये क्या करती है? जैसे ही एंटीजन ने उसको ट्रिगर किया, उसके अगेंस्ट वो क्या करती है? रिस्पॉन्स बनाती है, और जो फॉरेन पार्टिकल है, हार्मफुल पार्टिकल, उसको क्या करती है? न्यूट्रलाइज करती है या फिर डिस्ट्रॉय करती है। दोनों की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंटीजन की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? हमारी RBC की सरफेस पे है। और एंटीबॉडी की लोकेशन है हमारी, वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर है। अगर मैं रोल की बात करूं तो जो एंटीजन है, सेम मैंने बताया कि जो फॉरेन पार्टिकल या हार्मफुल पार्टिकल आता है उसको ट्रिगर करने का काम करती है। उसके बाद का जो काम है सिर्फ और सिर्फ बताएगी एंटीजन। उसके बाद का सारा काम कौन करता है? एंटीबॉडी करता है। जैसे जो मैंने पहले डिस्कस किया है, उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, ये कौन करता है? एंटीबॉडी। टाइप की बात करूं तो एंटीजन अलग अलग टाइप के, जैसे ABO, RH एंटीजन, बैक्टीरियल एंटीजन, वायरल एंटीजन। और
एंटीबॉडी की बात करूं तो ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती है। हम हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, घबराने की बात नहीं है। इस पूरी लेक्चर के अंदर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा एंटीजन और एंटीबॉडी के रिगार्डिंग। जो एंटीजन के अंदर प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? एग्लूटिनेशन। और एंटीबॉडी में कौन सा होता है? एग्लूटिनिन्स। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का इशू है, आप देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स हैं। कभी भी हम जब ब्लड डोनेट करते हैं या किसी से ब्लड रिसीव करते हैं, तब क्या देखा जाता है? एंटीजन और एंटीबॉडी। जो ब्लड डोनेट कर रहा है और ब्लड रिसीव कर रहा है, उसका एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए। अगर वो सेम हो गया तो ब्लड क्लॉट हो सकता है, और जो ब्लड रिसीव कर रहा है ना, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो याद रखना, एंटीजन नॉट इक्वल टू एंटीबॉडी जब हम डोनेट करते हैं। इसमें आप डायग्राम भी देख सकते हैं। एंटीबॉडी जो है हमारी, उसका शेप क्या है? वाई शेप, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? सीरोलॉजी के नाम से जानते हैं। अभी हम हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप कैसा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप की बात करें तो आपने जनरली 4 ब्लड ग्रुप सुने होंगे, ए बी, ए बी और ओ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख देता हूं। जो एंटीजन होते हैं ना, वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। कौन से? ए एंड बी। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप है, जैसे ए ब्लड ग्रुप है, वो ए वाले से ले सकता है और ए को दे सकता है। ये याद रखने वाला पॉइंट है। याद रखने वाला पॉइंट क्या है? अपन अपने दोस्त को नहीं बोलते भाई तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, वो बोलता है ए है मेरा ब्लड ग्रुप। तो बोले तू मेरे से दोस्ती बना के रखना, क्योंकि तू मेरे से ब्लड ले भी सकता है और मैं ब्लड तुझे दे भी सकता हूँ। सिंपल सी बात है। डेली लाइफ में जो हम बोलते हैं कि भाई तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी, तो तू मेरा दोस्त बनना, क्योंकि मैं तुझे ब्लड दे भी सकता हूँ, तू मेरे से ब्लड ले भी सकता है। बचपन में हम बात करते थे क्लास के अंदर ऐसे। तो ए जो ब्लड ग्रुप रहता है, हमने देख लिया था कहाँ पाया जाता है? रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। तो सॉरी, ए जो ब्लड ग्रुप रहता है उसके जो अंदर एंटीजन रहता है वो कहाँ पाया जाता है? रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन कौन सा हो गया? ए। बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन कौन सा हो गया? बी। ए बी के अंदर कौन सा एंटीजन हो गया? ए एंड बी डिफरेंट। क्योंकि मैंने क्या बताया, एंटीजन कितने टाइप के होते हैं हमारे? सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इसके अंदर एंटीजन ए बी है, दैट इज रॉन्ग। इसके अंदर ए एंड बी एंटीजन है। अगर ओ की बात करूं तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा है एंटीजन कितने टाइप के होते हैं? सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, ए एंड बी। जिस अकॉर्डिंग एंटीजन होता है उसके अपोजिट में क्या होता है हमारा? एंटीबॉडीज। जस्ट अभी पिछली साइड में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी हमारी? बी। एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? ए। अब इसमें दोनों है, दोनों एंटीजन है, ए भी है बी भी है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी कोई भी अवेलेबल नहीं होगी। अगर मैं ओ की बात करूं तो इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, तो उसके अंदर दोनों एंटीबॉडी है, एंटी ए और एंटी बी। सॉरी। अब इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि जो हमारा ओ होता है ना, वो क्या होता है? हमारा यूनिवर्सल डोनर। ओ क्या होता है? हमारा यूनिवर्सल डोनर। और जो हमारा ए बी रहता है वो क्या रहता है? यूनिवर्सल रिसिप्ट। मतलब जो ओ है वो सबको दे सकता है, और ए बी जो है वो सबसे ले सकता है। डोनेट मतलब दे सकता है, और रिसीव मतलब ले सकता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, अगर मैं ए की बात करूं तो मैंने बताया कि ए अपने आप को दे भी सकता है और अपने आप से ले भी सकता है, ठीक है। बी को देगा भी और बी से लेगा भी। इस पॉइंट को देखते हैं हम सबसे पहले। जो ए ब्लड है, ब्लड ग्रुप, वो किसको डोनेट कर सकता है? ए को कर सकता है, साथ ही साथ ए बी को, क्योंकि ए बी क्या है हमारा? अभी मैंने बताया यूनिवर्सल रिसिप्ट, सबसे ले सकता है। सिमिलरली बी को दे सकता है और साथ ही साथ ए बी को भी दे सकता है। ए बी को क्यों दे सकता है? क्योंकि ए बी क्या है? यूनिवर्सल रिसिप्ट, सबसे ले सकता है। बात करूं ए बी की, तो ए बी किसको दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, क्योंकि ए बी क्या है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिवर्सल रिसेप्टेड है, डोनर नहीं है। तो ए बी सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है, पर ले सबसे सकता है। ओ की बात करूं तो मैंने बताया था ओ क्या है? हमारा यूनिवर्सल डोनर है, तो सबको देगा, ए को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा, ओ को देगा। अब ए किससे ले सकता है? तो ए मैंने बताया जिसको दे सकता है उससे ले भी सकता है, तो ए खुद से लेगा भी, ठीक है। साथ ही साथ ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है।
बी खुद से भी लेगा और साथ ही साथ ओ से भी लेगा, ओ क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है। साथ ही साथ मैं ए बी की बात करूं, यूनिवर्सल रिसिप्ट सबसे लेगा, ए से लेगा, बी से लेगा, ए बी से लेगा और ओ से लेगा। ओ किससे ले सकता है? ओ सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ले सकता है क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है, रिसिप्टेंट नहीं है। एक ट्रिक बताता हूं आपको, काफी काम की है। कभी ये क्वेश्चन आया ना कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिप्ट, तो याद रखिएगा ए बी दो दोस्त हैं जो हमेशा क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। इनसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। लोग क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट मतलब ये क्या होगा? यूनिवर्सल हमारे यूनिवर्सल रिसिप्ट हो गए हमारे, ठीक है, ए बी। और मैं बात करूं ओ की बात करूं मैं, तो ये क्या है? नेगेटिव है, ये सबको नेगेटिविटी देता रहता है, तो ये डोनर हो गया यूनिवर्सल, ठीक है, डोनर हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं हमारे आर एच ग्रुप को। जैसे हमने एबीओ ग्रुप पढ़ा, सिमिलरली आर एच ग्रुप भी होता है। आर एच ग्रुप क्या होता है? इसके अंदर एक एंटीजन होता है, उस एंटीजन को हम क्या कहते हैं? डी एंटीजन। तो अगर आर एच पॉजिटिव है मतलब उसके अंदर क्या है? हमारा डी एंटीजन प्रेजेंट है। अगर आर एच नेगेटिव है तो उसके अंदर क्या है? जो डी एंटीजन है वो एब्सेंट है। इतना सा पहले आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि इंडिया में जो 93% लोग हैं ना, वो क्या है? आर एच पॉजिटिव है। आपने सुना होगा मोस्ट ऑफ आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो आपको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के मिलेंगे, क्योंकि हर 100 पीपल्स में 93 जो लोग हैं वो कैसे हैं? हमारे पॉजिटिव ग्रुप है, और जो रेस्ट 7 है वो क्या है? हमारे नेगेटिव है। इसको भी याद करने का तरीका है, जैसे मैंने बताया कि आर एच पॉजिटिव, तो दो दोस्त क्या है? ए बी पॉजिटिव है, वो सबसे लेते हैं, यूनिवर्सल रिसिप्ट है, तो वो पॉजिटिव है तो सबसे वो चीजें लेते हैं। तो आर एच पॉजिटिव जो होता है वो लेता किससे? आर एच पॉजिटिव से और आर एच नेगेटिव से भी। और डोनेट किसको करता है? सिर्फ और सिर्फ आर एच पॉजिटिव को। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में हम क्वेश्चन करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। आर एच नेगेटिव को कैसे याद करेगा? जो ओ है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, और वो क्या होता है? डोनर। तो वो सबको दे सकता है, तो ये आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव सबसे सबको डोनेट कर सकते हैं। वो देखा था ना हमने, यूनिवर्सल डोनर था। तो जो नेगेटिव वाला है वो आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव को डोनेट भी करता है। क्वेश्चन से समझते हैं, ज्यादा से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा अब पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? टाइप ए प्लस है, तो किस किस को ब्लड हमारा डोनेट करेगा? पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डोनेट। ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव। तो ए से पहले आपको सबसे पहले याद आना चाहिए कि ए खुद को तो देगा ही दे, साथ ही साथ ए भी क्या है? यूनिवर्सल रिसिप्ट है, सबसे लेगा। अब ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव से हमको क्या याद आता है? ए बी पॉजिटिव याद आता है ना, जस्ट पिछले टेबल में हमने पढ़ा था। ए बी से हमको क्या आता है? ए बी पॉजिटिव, तो ये सबसे ले सकते हैं, बट दे किसको सकते हैं? सिर्फ पॉजिटिव वाले को। तो ये सिर्फ किसको देगा? ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट। अब बात करते हैं बी नेगेटिव की। तो बी सबसे पहले हम क्या करते हैं? बी नेगेटिव, तो बी यहाँ पे लिख देंगे। साथ ही साथ डोनेट कर रहा है तो ए बी सबसे लेगा ही लेगा। अब मैंने देखा था ओ नेगेटिव क्या करता है, इसमें पूछ क्या रहा है वो, यहाँ पे देखिए। अब पर्सन विल गेट डोनेट, नेगेटिव वाला क्या होता है? पॉजिटिव वाले को भी देता है और नेगेटिव वाले को भी देता है। तो यहाँ पे बी पॉजिटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा, साथ में साथ बी नेगेटिव को भी देगा और ए बी नेगेटिव को भी देगा। आराम से अब इस स्लाइड को, एक लेक्चर को एक बार और सुनेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ टफ नहीं है इसके अंदर, बेसिक्स है बिल्कुल, ठीक है। अब बात करूं मैं ओ पॉजिटिव की बात करूं, ये ओ पॉजिटिव किससे लेगा? यहाँ पे रिसीव की बात कर रहा है, डोनेट की बात नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओ की बात करूं तो ओ जो होता है हमारा, ओ कहां गया ये देखिए, ओ ब्लड ग्रुप, ओ सबको देता तो है, यूनिवर्सल डोनर, पर लेता किससे? सिर्फ और सिर्फ ओ से। तो ओ सिर्फ अपने आप से, और यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहा है, ये यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? पॉजिटिव की। अगर आर एच पॉजिटिव की बात करूं तो किससे ले सकता है? पॉजिटिव से भी ले सकता है और हमारे नेगेटिव से भी ले सकता है। तो ओ क्या हो जाएगा? ओ पॉजिटिव से भी लेगा हमारा और ओ हमारा नेगेटिव से भी लेगा। आगे बढ़ते हैं कि एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव के दिमाग से आपको क्या जानना चाहिए? यूनिवर्सल डोनर। तो ये सबको देगा, किसको? ए को भी देगा, ए माइनस को भी देगा, ए प्लस को भी देगा, बी को देगा, बी माइनस को देगा, ए माइनस को देगा, ए पी प्लस को देगा, क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। और ए बी पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? यूनिवर्सल रिसिप्ट है। तो ये सबसे क्या लगा सकता है? ब्लड ले सकता है। यहाँ पे रिसीविंग की बात की गई है, ठीक है। आराम से एक बार और लेक्चर को सुनिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा।
अब ये दो क्वेश्चन है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं। एक मैरिड कपल है, ठीक है, उन्होंने एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया क्योंकि उनको बच्चा नहीं हो रहा था काफी टाइम से, ठीक है, बट बाद में क्या हुआ, उनको बच्चे भी हो गए। तो अब उनके 3 बच्चे हो गए, एक तो जो उन्होंने अडॉप्ट किया और 2 जो उनके खुद के बायोलॉजिकल बच्चे हैं, ठीक है। तो अब ये उन्होंने कहा कि जो कपल है उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी और ओ नेगेटिव, ये उनका ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव उनका ब्लड ग्रुप है। साथ ही साथ वो पूछ रहे चाहते हैं आपसे कि जो उनके 3 बच्चे हैं उनके ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी और ओ। तो जो उन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसको सॉल्व करके देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना तो आप पेरेंट्स के पहले लिख देना फादर और मदर, ऐसे लिख देना। फादर का उन्होंने क्या दे रखा है, कुछ अलग मेंशन नहीं किया, तो ए भी मान लो फादर का है और मदर का क्या है, ओ है। प्लस और माइनस को एक बार छोड़ दो। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया और ये भी ओ हो गया। अब इनका वो आप करवा दो, क्रॉस करवा दो। तो ये क्या बना, ए ओ के साथ मिलकर ए ओ बना, फिर यहाँ पे भी ए ओ बना, यहाँ ये बी ओ बना और यहाँ ये बी ओ बना। याद रखने वाली बात ये है, या याद भी नहीं रखना, समझने, जो ए और बी होते हैं ना ये डोमिनेंट होते हैं। क्या होते हैं, डोमिनेंट। और जो ओ रहता है ना वो नॉन डोमिनेंट रहता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए ए बन रहा है, फिर यहां भी ए बन रहा है, यहां बन रहा है बी, यहां बन रहा है बी, ठीक है। ए ओ में से हमने ए को सिलेक्ट किया क्योंकि ए डोमिनेट है, यहां पे भी ए ही है ना, तो ए डोमिनेट हो गया, यहां बी डोमिनेट है, यहां पे भी बी डोमिनेट है। तो 50% चांसेस है कि ए हो और 50% चांसेस है बी हो। तो जो उनके बायोलॉजिकल बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए और बी, और जो उन्होंने अडॉप्ट किया है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओ पॉजिटिव। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक मदर है, ठीक है, मदर है और एक फादर है। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। इसको ए को वापस हम ऐसे तोड़ देते हैं, इसमें ए और ओ में, और बी को हम तोड़ देते हैं बी और ओ में, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये ए बी, फिर यहां से मैं ये गया तो क्या बनेगा, ए ओ, फिर ये बी ओ, ठीक है, और ये बनेगा लास्ट हमारा ओ ओ, ठीक है। तो क्या चारों पॉसिबिलिटी बन गई, उनके बेटे का ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, ठीक है, उनके बेटे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। इस ऑप्शन में ओ नहीं दिया हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप चाहो तो इसमें ओ भी लिख सकते हो, चारों पॉसिबिलिटी बन सकती है इसके अंदर, ठीक है। अब कुछ डिजीज होती है रिगार्डिंग ब्लड्स, वो हम देख लेते हैं। डिजीज का नाम क्या है, हेमोलाइटिक डिजीज। ये RS 2021 के अंदर क्वेश्चन आया था हेमोलाइटिक डिजीज के रिगार्डिंग, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये किस में होता है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर होता है। क्या होता है, जब अभी शादी होती है ना, तो शादी एक हमारा सोसाइटिकल प्रोसेस है, बट उसमें हमको थोड़ा साइंटिफिक भी देखना चाहिए। जो मेल और फीमेल होते हैं उनके ब्लड ग्रुप को भी देखना चाहिए, उनका हेल्थ चेकअप भी करना चाहिए। जानिए क्यों होता क्या है, जैसे फादर का जो ब्लड ग्रुप है अगर मानिए पॉजिटिव है और मदर का जो ब्लड ग्रुप है ये नेगेटिव है, ठीक है, और मान लो जो फर्स्ट चाइल्ड हुआ वो भी नेगेटिव चाइल्ड ब्लड ग्रुप का हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई भी उसको डिजीज नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, जो फर्स्ट चाइल्ड हुआ उसका भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया और सेकंड चाइल्ड हुआ उसका भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया, तो जो सेकंड चाइल्ड होता है ना उसके डेथ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है, क्या होता है, देखते हैं। आपने सुना होगा जब जो बच्चा होता है वो मदर के वोम में होता है, जब कोक में होता है, ठीक है, तो जो वो फूड लेता है ना वो किससे लेता है, प्लेसेंटा से लेता है। प्लेसेंटा आपने सुना होगा एक नली टाइप होता है जिससे बच्चा अपनी मदर से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से, ठीक है, प्लेसेंटा से अपने बच्चा अपनी मदर से जुड़ा होता है। इस प्लेसेंटा के जरिए क्या होता है, जो बच्चे के अंदर ब्लड होता है और जो मदर के अंदर ब्लड होता है वो एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है, मदर और बच्चे का ब्लड। बट जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है तो ये प्लेसेंटा को हम काट देते हैं। प्लेसेंटा को हम काट देते हैं तो क्या होता है, जो कुछ ब्लड की कुछ बूंदे होती है ना वो मदर के पेट में रह जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो जो फर्स्ट चाइल्ड था उसकी कुछ बूंदे मदर के
उसमें रह गए, उसके अगेंस्ट जो मदर की बॉडी है वो क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। अभी एंटीबॉडी बना तो देती है, जब ये सेकंड चाइल्ड बोर्न होता है ना वापस RH पॉजिटिव, तो जो मदर की बॉडी है वो उस बच्चे को एज अ एंटीजन देखती है, मतलब एज अ डिजीज देखती है, एज अ हार्मफुल, एज अ फॉरेन आर्टिकल देखती है, और उस पर हमला कर देती है वो एंटीबॉडी, जिससे सेकंड बच्चा क्या हो जाता है, हमारा मर जाता है। इस डिजीज को रोकने के लिए जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड होता है ना, तो हम क्या लगाते हैं, एंटीजन डी करके इंजेक्शन आता है, वो डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट लगा देते हैं, मेनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट हॉस्पिटल में चार्जेबल होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर लगा देते हैं। इसका और दूसरा नाम क्या होता है, रोगम। जो इंजेक्शन लगता है ये रोगम होता है। ये किस टाइप का होता है, ये IgG टाइप का होता है। टाइप भी इंपॉर्टेंट है। अब ब्लड ग्रुप के अंदर हमारे क्या होते हैं, 2 ब्लड ग्रुप आते हैं, जो होते हैं जो रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं, जो बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं। उनका नाम क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप और गोल्डन ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम से पता चल रहा है कहाँ पाया जाता है, बॉम्बे में पाया जाता है। और गोल्डन ब्लड ग्रुप हमारा कहाँ पाया जाता है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक ट्राइबल एरिया है, वहीं पाया जाता है, ठीक है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को 1952 में खोजा गया था, और किसने किया था, YM बेड, ये डॉक्टर थे, इन्होंने खोजा था। साथ ही साथ में बात करूं, जो गोल्डन ब्लू है, गोल्डन ब्लड ग्रुप है, उसको किसने खोजा था, डॉक्टर RH नल, इन्होंने है ना इसका डिस्कवर किया था। बॉम्बे ब्लड ग्रुप गोल्डन ब्लड की खासियत ये है कि बिल्कुल रेयर है, बट जो गोल्डन ब्लड ग्रुप है वो तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप तो पूरे बॉम्बे में मिलता है, बाकी गोल्डन ब्लड ग्रुप माना जाता है कि सिर्फ ये 50 या 70 ऐसे लोग हैं जिसके अंदर सिर्फ गोल्डन ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। इशू क्या आता है, जो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला है, ये डोनेट तो सबको कर पाता है, जैसे ABO, और जो गोल्डन ब्लड ग्रुप वाला है वो ABO प्लस एक्स्ट्रा जो है वो AB को भी दे पाता है, बट ये रिसीव सिर्फ और सिर्फ किससे करते हैं, बॉम्बे वाले से कर पाते हैं, और ये सिर्फ गोल्डन वाले से कर सकते हैं। तो ये दानवीर लोग हैं, डोनेट तो सबको कर पाते हैं, पर रिसीव कुछ लोगों से ही कर पाते हैं। अगली चीज आती है, वो आती है हमारा एंटीबॉडीज के रिगार्डिंग, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। मेनली 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती है। इसकी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको याद करने के, आप कभी नहीं भूलोगे। ए होता है, ए में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा रीजनिंग तो क्या बन जाएगा, DBCD, ठीक है। उसके बाद जैम, AD जैम, ऐसे याद कर लीजिए एंटीबॉडीज को, AD जैम। एक एक करके हम सबको पढ़ लेते हैं। IgA, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो A वाली है एंटीबॉडीज का, मैंने बताया था आपको शेप कैसा रहता है, Y शेप रहता है, तो उसमें 2 Y शेप यूनिट्स रहती है, ठीक है, डाइमर होती है। और IgM जो 5th नंबर पे आती है, इसमें पेंटामीर होती है, मतलब 5 जो Y टाइप इसमें यूनिट्स होती है। AgA में 2 Y शेप यूनिट्स होती है, और M जो 5th नंबर पे आती है उसमें 5 वो होती है, 5 Y शेप यूनिट्स होती है। बाकी जो बचा हमारा D, E और F, इनमें सिंगल होती है। तो कल को क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लेंगे, A के अंदर 2 है, M के अंदर 5 यूनिट्स है एंटीबॉडीज की, और D, E, G के अंदर कितनी है, सिर्फ 1 है। A की बात कर लेते हैं। E हमारा जो है कहाँ पाया जाता है, सलाइवा, टीयर्स और ब्रेस्ट मिल्क। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज इतना इनिशियल बनना स्टार्ट होती है। तो बोलते हैं ना, बच्चे को माँ का दूध 6 महीने से 1 साल तक पिलाना ही चाहिए, 1 ईयर तक पिलाना चाहिए। क्यों पिलाना चाहिए, कि बच्चे की खुद की एंटीबॉडीज नहीं होती। बच्चे को एंटीबॉडीज कहाँ से मिलती है, उसकी मदर मिल्क से मिलती है, ठीक है। तो बच्चे को एंटीबॉडीज कहाँ से मिल रही है, मदर के मिल्क से मिल रही है। और कौन सी एंटीबॉडी मिल रही है, IgA, ठीक। क्या क्या हेल्प करती है, रेस्पिरेशन फंक्शन होता है, जो गैस्ट्रोजन फंक्शन होता है उसमें ये हेल्प करती है। IgD की बात करूं, ठीक है, तो हमने अभी जो व्हाइट ब्लड सेल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था एक लिम्फोसाइट में हमने पढ़े थे B सेल और T सेल। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट याद रख लेगा, जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट करती है। कौन से इम्यूनिटी सिस्टम को, B को, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको, B को एक्टिवेट करती है, ठीक है, DB, ऐसे याद करिए, DB को एक्टिवेट करती है। E को याद करने का तरीका यह है, E किसके काम आता है, एलर्जी के, ठीक है। तो याद कर लीजिए, जो एलर्जी की स्पेलिंग है ना, वो A से ना स्टार्ट होकर किससे होती है, E से होती है। तो E फॉर एलर्जी। कहाँ पाया जाता है, ये हमारे बेसोफिल्स या ब्लड के अंदर पाया जाता है। ये एलर्जी के रिगार्डिंग और जो पैरासाइट्स होते हैं उनके अगेंस्ट काम करता है। बात करते हैं हम IgG की, ठीक है।
ये क्या होती है, मेनली सबसे स्मॉलेस्ट जो होती है ना एंटीबॉडी होती है हमारी बॉडी के अंदर, बट छोटी है पर लॉन्ग टर्म तक काम करती है। क्या है ये, सबसे छोटी है और सबसे लॉन्ग टर्म तक काम करती है। जस्ट हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट स्लाइड में, IgG, ये क्या करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। आपने देखा हो, जब बताया था मैंने वो डिजीज के बारे में बताया था, जब न्यूबॉर्न डिजीज में होती है तो प्लेसेंटा को पार करके क्रॉस करके जाने वाली कौन सी एंटीबॉडी है, वो IgG है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है ये, हमारे प्लेसेंटा, ब्लड, एक्स्ट्रा सेरिकुलर फ्लूइड्स, वहां पाई जाती है। A और G में फर्क ये है कि A बच्चे को मदर के मिल्क से जो होता है वो मिलता है, और G जो होता है जब बच्चा माँ के पेट से जस्ट निकलता है तब हम जो इंजेक्शन लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं, IgG। IgM हमने देख ही लिया था, जिसमें 5 वाई शेप यूनिट्स होती है। हमारी बॉडी में जब भी कोई दिक्कत होती है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो कौन सा होता है, जो पहली एंटीबॉडी जो रिएक्ट करती होती है IgM होती है। ठीक है, ये लार्जेस्ट होती है। G हमने देखा था जो होती है स्मॉलेस्ट होती है, ये हमारी कौन सी होती है, लार्जेस्ट होती है, जो एग्लूटिनेटिंग पैथोजन है उसके रिगार्डिंग काम करती है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, हमारी ब्लड में और ये लिम्फेसेटिक फ्लूइड में, इसमें हमारी इसकी लिम्फेफेटिक फ्लूइड, इसमें इसकी लोकेशन रहती है। ठीक है, थैंक यू। बट अभी हमको वो क्वेश्चन देखने हैं जो लास्ट आए थे हमारे एग्जाम में। वेट अ सेकेंड, हाँ ये रहे 2023 का क्वेश्चन। देखिए, आपको कुछ नहीं पता है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, आप कॉमन सेंस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जो रेड ब्लड सेल की बात कर रहा है, ठीक है, उसमें ये ब्लड ग्रुप O की बात कर रहा है। आप सोचिए ब्लड ग्रुप O का बात कर रहा है, उसके बाद ये क्या बात कर रहा है, ये एंग्लूटिनोजन। अब ये देखिए, जिसने एंटीजन का नाम ना देखे, एंग्लूटिनोजन, अब ये जन से आप इसको पकड़ते हैं कि जन से क्या होता है हमारा एंटीजन। और आपको अभी हमने पढ़ा है जो O ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नाइदर A और B। उसके बाद हमने जो ये डिजीज पढ़ी थी, इसमें ये पूछ रहा है कि RH ब्लड टाइप का है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है सेकंड चाइल्ड के रिगार्डिंग, जब मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो, नेगेटिव हो, और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाए हमारा, पॉजिटिव हो जाए, तो RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव, B इसका आंसर हो जाएगा। अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और उसको बिना ब्लड चेक करके अगर हमको किसी को ब्लड देना है तो हम कौन से ब्लड ग्रुप का देंगे, हम O नेगेटिव का देंगे। क्यों, क्योंकि O हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल रिसिप्ट होता है। ठीक है, तो कहाँ गया O नेगेटिव, ये रहा। ओके, थैंक यू।